Hello students, welcome again. Class 10th Science, and we are studying about the genetics, heredity and evolution. We had already studied about the different topics. So in this video, we will discuss about the fossils and how the fossils help us to find out the evolutionary history of an organism, and also something about the missing links and one of the thing and few other questions. So let's have a big smile and be ready. You are here with Hardeep Singh on Vigyan Ansh. So let's start with the fossils. What are fossils? Fossils की definition क्या है? Fossils are the preserved remains of the organism or just their imprints. थोड़ा ध्यान देखिएगा. फॉसिल्स को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? जीवाश्म. जीवाश्म क्या होते हैं? ये किसी भी जीव के प्रिजर्व्ड रिमेन, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं, ये वो हो सकते हैं या उनका सिर्फ इम्प्रिंट हो सकता है, उनकी छाप हो सकती है. तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज द फॉसिल्स. हुआ क्या? कोई ऑर्गेनिज्म मर गया एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिशन इज देयर. वी नो दैट डिकम्पोजर्स आर देयर. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वल्चर्स वगैरह, वो मरी हुई चीज को खा लेते हैं, राइट. लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो था किसी कारण से, किन्हीं भी, मान लीजिए गुड कंडीशन थी फॉर दैट, और वो प्रिजर्व हो गया. या क्या हुआ, कहीं मैग्मा में से किसी ऑर्गेनिज्म का पैर लगा हुआ था, वो मर गया और वो पैर की स्ट्रक्चर सेफ हो गई. तो दैट इज अ इम्प्रिंट. या तो उसका इम्प्रिंट था या वो फॉसिल से. या प्लांट्स में से क्या निकलता है? गम निकलता है ना. उस गम में कोई ऑर्गेनिज्म बीच में फंस गया और वो वहीं प्रिजर्व हो गया. तो दैट इज ऑल. तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द फॉसिल्स, राइट. तो क्लियर हो गया फॉसिल्स क्या है? दीज आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जस्ट देयर इम्प्रिंट्स. तो दीज आर द फॉसिल्स. फॉर द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन, हाउ द फॉसिल्स आर इंपॉर्टेंट. फॉसिल कैसे इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है, उसके जैव विकास के क्रम को पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे लिए फॉसिल कैसे हेल्प करते हैं? तो द फॉसिल नॉट ओनली गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्पीसीज. कहते हैं जो फॉसिल जब हमें मिलते हैं ना, तो इससे हमें यही नहीं पता लगता कि किस टाइम पीरियड पे वो, यानी कि कौन से हम पिछले काल में वो इस अर्थ के ऊपर वो स्पीसीज थी, बट आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि वो किस जीव से बने थे, उसके बाद उनमें क्या मॉडिफिकेशन आई, उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन आई. ये सारी की सारी स्टोरी कौन बताता है? दैट इज द फॉसिल्स. तो फॉसिल इस तरह से हमें हेल्प करते हैं. अब कैसे हेल्प करते हैं ये तो पता लग गया, ठीक है. क्या काम करते हैं? एक तो टाइम पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं कि किस टाइम पे वो पर्टिकुलर स्पीसीज अर्थ के ऊपर थी, राइट, और क्या उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है. तो इसके पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़े इसके पॉइंट्स को स्टडी करते हैं. पहला है फॉसिल पोजीशन इन अर्थ लेयर. फॉसिल मिलेंगे कहाँ हमें? नेचुरली मिट्टी के अंदर मिलेंगे, ठीक है, मिट्टी के अंदर मिलेंगे. अब मिट्टी में क्या रहता है? मान लीजिए, पहले जनरल बात बोलता हूँ, कोई ऑर्गेनिज्म था, वो सी बेड के नीचे, समुद्र तल के ऊपर गिर गया, राइट. आफ्टर दैट जो सैंड पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर सेटल होने शुरू हो गए, राइट. अब वो ऑर्गेनिज्म तो नीचे दब गया. आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद एक और ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर गिरा, अगेन उसके ऊपर लेयर चढ़ी गई. तो इस तरह स्टेटा तैयार हो गया, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आती चली गई, राइट. अब क्या होगा? द स्पीसीज दैट इज वेरी रिसेंटली इवॉल्व ऑन दिस अर्थ. ऐसी स्पीसीज जो अभी ताजी ताजी इस पृथ्वी पर तैयार हुई होगी. ताजी का मतलब ये मत सोचना कि 2 दिन की बात, 2 घंटे की बात कर रहा हूँ. दिस इज अबाउट 100 ईयर्स 200 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ. दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर, है ना. जो बाद में स्पीसीज आई हैं वो पृथ्वी की जो अर्थ सरफेस है, जो स्ट्रेटा है, उसमें अपर लेयर में मिलेंगी, और जो पुरानी स्पीसीज है वो कहाँ मिलती हैं? नीचे मिलती हैं. तो ये है, दिस इज द फॉसिल पोजीशन इन अर्थ लेयर. द फॉसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सरफेस आर मोर रिसेंट देन द फॉसिल्स वी फाइंड इन द डीपर लेयर्स. ठीक है ना. जो डीपर लेयर्स में थे वो पुराने हैं, वो पहले इस अर्थ के ऊपर वो वाली स्पीसीज थी, वो वाली, ठीक है, इवोल्यूशन होते हुआ स्टेप था, और जो ऊपर है वो नया है. एक फिगर देखते हैं थोड़ी बुक से. यहां थोड़ा एक्सप्लेन किया इन्होंने. लेट अस 100 मिलियन, ठीक है, ये माना कि 100 मिलियन ये वो अगर अर्थ की यहाँ समुद्र के बेस के ऊपर, सी बेड के ऊपर क्या करे? इनवर्टिब्रेट्स. हम जानते हैं इनवर्टिब्रेट क्या होता है, जिसमें बैकबोन नहीं होती है. तो कहते हैं वो सबसे नीचे मरे हुए आपको मिलेंगे, राइट. ठीक है. उसके बाद
अगली लेयर्स को हम स्टडी करते हैं, उसके ऊपर वाली लेयर्स में हमें क्या मिलेगा, तो मिलियन ईयर लेटर, उसके कई मिलियन ईयर्स के बाद डायनासोर्स, है ना, डायनासोर्स आए एंड डाई एंड देयर बॉडीज टू बरीड, तो ऊपर वाली लेयर में कौन मिले, डायनासोर्स को मिल रहे हैं, राइट, और उनके फॉसिल्स हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है, दैट द इनवर्टिब्रेट्स आर इवोल्यूटेड फर्स्ट देन द वर्टिब्रेट्स, कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे, जो अकशेरुकी, ठीक है, जंतु थे, उनका जो है क्या है, जो जैव विकास है वो क्षयरुकी से पहले हो चुका है, ठीक है। देन अगेन मिलियन ईयर लेटर, उसके और देखते हैं, ऊपर चलते हैं, तो क्या आया, हॉर्स लाइक कुछ क्रिएचर्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर दिख रही है, राइट। तो क्या पता लग रहा है कि जो हॉर्स की इवोल्यूशन है, इट इज किसके बाद हुई है, डायनासोर के बाद हुई है, राइट। देन और ऊपर चलते हैं, मच लेटर द इरोजन और वाटर फ्लो बियर्स अवे सम ऑफ द रॉक्स एंड एक्सपोजेस द, और ऊपर पहाड़ों में से कुछ दिख रहा, तो एक और ऑर्गेनिज्म मिला, वो भी लगभग किसकी तरह है, कुछ कुछ किसकी तरह दिख रहा है, देखिए, है ना, ये भी हॉर्स लाइक फॉसिल है। नो, आप समझ सकते हैं, जो जितनी लेट विकसित हुआ होगा वो अपर लेयर में प्रेजेंट होता है, राइट। इवन द, अगर हम हॉर्स की इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सारे फॉसिल्स अवेलेबल हैं, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट क्लियर हो गया बेटे कि फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल फाइंड क्लोजर टू द सरफेस आर मोर रिसेंट देन द फॉसिल वी फाइंड। तो हमें क्या पता लग गया कि अर्थ लेयर से हमें टाइम पता लग गया, राइट। दूसरा क्या रहता है, सम टाइम ऑल स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज वर फाउंड इन एज डिफरेंट फॉसिल्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल बता रहा था मैं अभी हॉर्स की, कि जितनी भी उसकी इवोल्यूशन के स्टेप रहते हैं वो सारे के सारे किसमें, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बीच में फॉसिल की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो हमें टोटल क्या मिल जाती है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रैक हो जाती है, ठीक है। अभी हॉर्स का डिस्कस कर रहे हैं अभी। एंड सिक्स्थ, तीन चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड है, सम फॉसिल्स शो द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, बिल्कुल दो डिफरेंट स्पीशीज, इवन जीनस के दो के कैरेक्टर दिखा देते हैं, कुछ फॉसिल्स हमें मिलते हैं, राइट, राइट। सो दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवोल्यूशन, तो हमें वो किसकी इवोल्यूशन के बारे में कंप्लीट दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दैट इज द आर्कियोपेट्रैक्स। इसको देखते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, और हमें जस्ट आइडिया दे रहे हैं कि दो डिफरेंट जीनस या दो डिफरेंट स्पीसीज कैसे एक दूसरे से इवॉल्व हुई थी, राइट। एग्जाम्पल किसकी बता रहा हूँ, आर्कियोपेट्रैक्स। इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में क्या है, ये मिसिंग लिंक है। अगर आप डायग्राम देखती हैं, अभी आपको एक नेट से निकाली डायग्राम है, थैंक्स टू दैट। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, देखिए, इट हैव द विंग्स, इसमें पंख है, राइट। इट हैव बीक, इसमें चोंच है। इट हैव क्लॉ, पंजा है। एंड दीज थ्री फीचर्स रिजेंबल द बर्ड्स, ये किसको रिजेंबल कर रहे हैं, बर्ड को रिजेंबल करते हैं ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखो, ऑन द लेग्स, ऑन द हाइंड लिम्स, देयर आर द स्केल्स, स्केल किसका फीचर है, दैट इज ऑफ रेप्टाइल्स। देयर इज टेल, टेल भी तो है, वो भी किसका फीचर है, रेप्टाइल्स का, लिजर्ड लाइक, है ना। इवन द बीक हैव द टीथ, इसकी चोंच में दांत भी तो है। तो ये फीचर किसके हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि द वर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। सो इन दिस वे फॉसिल्स हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। एक और मेथड रहता है, दैट इज टू डिटेक्ट द, क्या डिटेक्ट करने के लिए, एज ऑफ द फॉसिल और द टाइम पीरियड एट विच द ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, कि वो वाला समय जब कोई वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता था, वो समय भी हम निकाल सकते हैं। एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ फॉसिल डेटिंग। तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, फॉसिल डेटिंग की हेल्प से इसको निकाल देते हैं। क्या होता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, अगर आपको पता, बच्चे पढ़ चुके हैं, C612 एंड C6 एंड 14। ये वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव। आपको बताया था रेडियो एक्टिव क्या कब होता है, जब किसी के न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं ना। आप यहां देख सकते हैं, इसमें मास है, एटॉमिक नंबर तो 6 है। अगर Z6 है तो प्रोटॉन भी कितने, इसमें 6 है, लेकिन मास कितना है इसका, इट इज 14। इसका मतलब 6 तो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बच गए, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसलिए रेडियो एक्टिव है। जब तक एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, इट्स अमाउंट इज फिक्स, जितना होता उतना दोबारा आता रहता है। एंड आफ्टर द डेथ
इट कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट, ये लगातार कम होता चला जाता है, राइट। एंड इन द 5730 years अप्रोक्सीमेटली इट्स अमाउंट रिड्यूस टू हाफ, इसका हाफ अमाउंट हो जाता है, इसको इसकी हाफ लाइफ कहते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होता है, ठीक है भाई। फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन एनी फॉसिल वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ दैट फॉसिल, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी डेथ पे वैसे बता 50 ग्राम है, तो 5730 ईयर्स के बाद कितना मिलेगा 25 ग्राम्स, उसके बाद कितना बचेगा 12.5 ग्राम, फिर कितना बचेगा, ठीक है 6.25, मतलब ये खत्म नहीं होगा कभी भी। तो हम बाय, ठीक है, बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द कार्बन 14 वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल। तो एक तो यहां से ये पता लग जाता है। तो हमें क्या पता लगा, एक तो फॉसिल डेटिंग से हमें पता लग गया एग्जैक्ट डेट है ना, लगभग टाइम। दूसरा किससे पता लग गया, फॉसिल की स्टेज से पता लग गया कि अर्थ की किस लेयर के ऊपर है। थर्ड किससे, मिसिंग लिंक से पता लग गया, वो भी फॉसिल से। और फोर्थ का आपको क्या बताया कि इवन ऑल द स्टेप्स ऑफ द इवोल्यूशन है, हमें वो सारे के सारे स्टेप भी मिल जाते हैं। तो थोड़ा मैं बात कर रहा था किसके बारे में, इवोल्यूशन स्टेप देखने हैं तो यहाँ बात कर सकते हैं। हमारे पास ये क्या हॉर्सेज है, जो हॉर्स था ये किससे शुरू हुआ था, इक्विपस से शुरू हुआ था बेटा, ठीक है। ये जस्ट कितना था 10 to 20 इंच हाइट था, कुत्ते के जैसा देखने में था। और उसके बाद अगली जो स्टेज आई दैट इज कॉल्ड मीजोहिप्पस, ये 40 मिलियन ईयर्स अगो आई थी, 24 इंची लगभग था, ट्री टॉर्स से, टॉर्स मतलब इसके जो पैर थे बेटे वो इस तरह से 3 पंजों की तरह तैयार हो गए थे, राइट। एक नहीं अभी आया था ना। फिर नेक इसकी छोटी थी। फिर अगली स्पीसीज आई मैरीचिप्पस, जब मैरीचिप्पस आई मियोहिप्पस 36 मिलियन ईयर अगो आई, नेक लॉन्ग हो गया, स्कल अभी सिर जो बड़ा हो गया, साइज इसका थोड़ा बढ़ गया। फिर मैरीचिप्पस, फिर प्लियोहिप्पस, और आज हम जो लेटेस्ट हॉर्स देखते हैं वो क्या इक्वस है। देखिए इन सब में चेंजेस क्या है, तो हेड बढ़ता चला गया, टीथ जो थे इसके बाहर को आने शुरू हो गए, चेंज हो गए ग्रेजिंग टाइप, ताकि ये छोटे से छोटे घास को भी कहाँ से चुगले, ग्राउंड से चुगले। इसके पैर में पहले क्या थे, ऐसे स्प्लिटेड थे, बाद में क्या हुआ, सिंगल एक हूफ तैयार हो गया, खुर तैयार हो गया। अगर आपने देखा घोड़े की नाल लगाते हैं सिंगल ही होता है, तो वो विद द टाइम एवोल्यूशन होती चली, राइट। तो हमें कई बार सारे के सारे क्या मिल जाते हैं, इनके इवोल्यूशनरी स्टेप जितने होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो चलते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। एक बच्चों ने ऑन द मैसेज किया बेटे, एक तो ये क्वेश्चन नहीं पता लगा, कहते हैं हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, ठीक है, ये पूछ रहे हैं ना आप लोग, इसका आंसर भी दे रहा हूं अभी। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट वेरिएशन, मैं वैसे थोड़ा समझाया था उस दिन भी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ गई, राइट, किसी में कोई बदलाव आ गया, तो उसके लिए फायदेमंद कैसा रहता है। बाई चांस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, तो जिनके अंदर वो वेरिएशन नहीं आई होती वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो सिर्फ वही जो वेरिएशन वाला ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहता है। बाद में वही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और दोबारा से किसको मेंटेन करके रखते हैं, स्पीशीज को बना के रखते हैं, राइट। अब लिखना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। ये बेटे इसका आंसर देख लीजिएगा, सम टाइम वेरिएशन appeared in individual of a species that help them to adapt even in the drastic conditions, ठीक है, बुरी से बुरी कंडीशन में भी उनको एडजस्ट करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। और इन न्यू सिचुएशंस, या हो सकता है किसी नई सिचुएशन में जिंदा रखती है, ठीक है। इन सच केसेस ऑल द इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट स्पेशल वेरिएशन, ठीक है, कहता है वो सारे इंडिविजुअल जिनमें स्पेशल वेरिएशन नहीं आई थी, डिसअपियर, वो क्या कर जाते हैं, डिसअपियर कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड इंडिविजुअल्स विद वेरिएशंस प्रमोट द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, तो जिनमें वो बेचारी वेरिएशन बची होती है वही क्या करती है, स्पीशीज को सर्वाइव करके रखती है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। ये 3 क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं बेटा। व्हाट फैक्टर कुड लीड टू राइज अ न्यू स्पीसीज, ये आपको उस दिन बताया था, क्या क्या रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन नंबर 1। दूसरी चीज आपको क्या कही थी, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड क्या कहा था आपको बेटे, म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए, है ना, म्यूटेशन, या एक्वायर्ड कैरेक्टर आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज समटाइम, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। अगर आप याद नहीं कर पाए हैं तो फिर दिखा देता हूं। ये टिक किए हैं बेटा, एक तो म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड आपको क्या बताया, समटाइम कुछ करेक्टर्स जैसे एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जीन रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कुछ एक लिखने हैं, पर जिनको रेड से मार्क किया था वो कहा था कि जरूर लिखने, राइट, है ना। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बता दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी पूछा बेटे। 2 के अंदर क्या है,
विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन विल बी अ मेजर फैक्टर इन द ठीक है स्पेसिएशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, वाई और वाई नॉट। कहता है जियोग्राफिकली आइसोलेट कर दी, हमने वो पढ़ी थी ना किसकी स्टोरी, दैट इज बीटल वाली, कि उसको हमने किससे कर दिया, नदी से पार लेंगे, राइट। फिर हमने कहा उसके अंदर तो क्या हुआ, वो दोबारा नहीं आया, ठीक है, वो वहीं पे क्या हुआ, मीटिंग हुई और नई स्पीसीज तैयार कर दी। क्रॉस उन्होंने क्या किया, दे आर नॉट, ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग नहीं हो रही थी, है ना, वहां क्या हो रहा था, ठीक है, आपस में क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट स्पीसीज के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन यहां पूछा है कि हमारा एक प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, क्या उसके लिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन मेजर रोल होगा, तो आंसर क्या आएगा, नो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग में बेटे जो भी मटेरियल होता है वो अपने फूल में या अपने प्लांट के फूल में ही एक्सचेंज होता है, दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, राइट। हम जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। दोबारा बोल रहा हूं, सेल्फ पॉलिनेशन की क्या डेफिनेशन है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, है ना। तो एक्सटर्नल स्पीशीज तो हमने, सो देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंसीज, देयर इज द नो चांस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द जीन्स, इफ द जीन्स आर नॉट ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ जीन्स, थस देयर विल बी द नो स्पेशिएशन। ओके, अभी इसको लिखना कैसे है, अगर फिर चाहिए तो राइटअप फिर देता हूं, आंसर पहले दिया था। तो ये बेटा उसी क्वेश्चन का राइटअप है जो अभी आपको समझाया, जिसके लिए आपने मैसेज किया कि हमसे नहीं लिखा जा रहा है। तो क्या है, रोल ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन फॉर स्पेसिएशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स। इन सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ द सेम फ्लावर टू स्टिग्मा और टू अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, राइट। इट डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। सो जियोग्राफिकल पॉपुलेशन डू नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पेसिएशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज, बस बात ही खत्म। सेल्फ पॉलिनेटिंग में रोल ही नहीं होगा जब बाहर वाला कोई साथ ही नहीं कर रहा है। समझाया था लेकिन लिखने में अब आप लिख सकते हैं, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे थे कि विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है क्या उसके लिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन काम करेगी। देखिए अगर सेल्फ पॉलिनेटिंग में तो फिर भी क्या हुआ, एंथर टू स्टिग्मा हमारे क्या गए हैं, गैमीट्स गए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है, खुद ही डिवाइड होकर आगे चल जाना होता है ना। तो सोचिए कि बाहर का फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन का फायदा नहीं है ना, समझ रहे ना। तो सिंगल पेरेंट रहता है, वही डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल पैदा कर देता है, पर लिखना कैसे है, आप वही बात आप पूछ रहे हैं। देखिए ये इस क्वेश्चन का राइटअप रहा, geographical isolation do not play any role in speciation of asexual reproducing organisms because in such species single organism is capable of producing young ones. It do not require any external genetic material. That's all. हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आज ही हुआ। व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। आप यहां से पूरा लिख सकते हैं जो 2-3 पॉइंट बताए हैं ना, ठीक है। नंबर 1, दे टेल अस अबाउट द स्पीसीज दोज एग्जिस्ट अर्लियर ऑन द अर्थ एंड द स्पीसीज दोज evolved later on the earth. Secondly, how the evolution of the different species occur. Sometime all the fossils of the various steps we got in the different strata of the earth. And third, the missing links have the characters of the two different genus or species. तो ये सारी की सारी या रेडियो कार्बन डेटिंग भी का भी आप छोटा सा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। Similarly, question number 8 of exercise, explain the importance of fossil in deciding evolutionary relationship. ठीक है, ये सारी आप यहाँ से लिखेंगे, राइट। तो ये आपके क्वेश्चंस हुए हैं जो इतना आप किया है, तो थैंक यू, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो 9459089766 पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।